हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिछला जो वीडियो था मेरा, उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। आप तैयार रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स को। क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा, आप भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छा ना लगे तो आवाज़ को कम कर दीजिएगा और क्वेश्चंस पढ़िएगा और उसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं आप लोग बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यहाँ पे क्वेश्चंस को टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चंस जारी किए हैं उसी का ये एक रूप है, पीडीएफ फाइल के से मैंने आपके बीच में बनाया है। तो इसके प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के आप नियम जान रहे होंगे तो आंसर टिक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बता सकते हैं, आपके पास समय है, आप बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। जल या किसका लेंस नहीं बन सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसमें जो आंसर होगा वो आप बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्ले यानी कि मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर जो है वो भी है और उसका जो प्रतिरोध है वो है आर। उससे धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो इसके बीच में जो रिलेशन बनता है वो कौन सा रिलेशन इसका परफेक्ट है। आपको बता दें, हिंट्स दे देता हूँ कि भी बराबर आई आर होता है। तो इसके अनुसार से आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो उसके अनुसार से इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा ग नंबर में। हाँ, आर इक्वल टू भी बाई आई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युतीय परिपथ इस्तेमाल होता है उसमें आपूर्ति कितना किया जाता है, उसके बारे में बता रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। ठीक है, आप दीजिए कितना होता है। 220 वोल्ट की दिष्ट धारा होती है या 12 वोल्ट की दिष्ट धारा प्रवाहित किया जाता है या 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है या 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका चला जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एसी करंट एट 220 वोल्ट का जो है प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इसमें जो है ना गैस कौन सा है। तो जहाँ तक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज जो सबसे अधिक इसमें हैं तो वो कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप फटाक से पुट कर सकते हो इसमें। तो इसका आंसर चला जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, वह क्या कहलाता है। तो आँख के कौन से भाग पर प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया पर बनता है, रेटिना पर बनता है, पुतली या आइरिस पर बनता है। आपको बताने हैं इसके आंसर्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका आंसर्स आपको फ्यू सेकंड्स मिलते हैं कमेंट करने के लिए, आप लोग फटाक से कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले। आज आप आवाज़ को म्यूट करके आप कमेंट करते जाइएगा तो आपका एक तरह से तैयारी हो जाएगा कि नहीं चलो सर आंसर बता रहे हैं तो आवाज़ को कम कर दें और फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो इससे और फिर बाद में आवाज़ से आप मिला लीजिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो रेटिना इसका आंसर चला जाएगा, इसलिए मैं टिक भी नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 किलोवाट जो है निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। 3.6 गुना 10⁻10 जूल, 1.6 गुना 10⁻−19 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास समय है, आप आराम से आंसर बताइए। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आंसर किस प्रकार से बता सकते हैं। आप मेरे आवाज़ को कम कर दीजिए, आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से है। अब देखेंगे केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि डैश OH जो क्रियाशील मूलक है वो किसका है, कीटोन का, एल्डिहाइड का, अल्कोहल का या इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर्स बताने हैं, आप आंसर्स बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको फ्यू सेकेंड मिलते हैं, आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिका जो होता है वो क्या है, सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं है। तो सिलिका इसमें से क्या है आपको बताने हैं। धातु अधातु आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धातु किसे कहते हैं। धातु वो होते हैं जो विद्युत के चालक होते हैं, उष्मा के चालक होते हैं।
जिसे आप पीट पीट करके चौड़ा कर सकते हो, यानी अघात वर्ध जो होते हैं उसको धातु कहते हैं। और धातु जो भंगूर होते हैं, जो विद्युत के चालक नहीं होते, जिससे कि जिससे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो इस प्रकार से। तो इसमें से सिलिका किस में आता है वो बताना है आपको। तो सिलिका जो होते हैं ना, वो नॉन मेटल्स होते हैं और धातु होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए, आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें आवर्त की संख्या 7 है। इसका आंसर मैंने डायरेक्ट बोल दिया आपको, इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप क्या करेंगे, आवाज़ को कम कर दीजिएगा और फिर जो है इसको आंसर्स को आप करिएगा, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं एक प्रकार से वो हो जाएंगे। क्योंकि हमको जो है ना क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, और साथ में अगर मैं आवाज़ नहीं दूंगा तो उन सबको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप आवाज़ को कम करके डायरेक्ट आंसर देने का कोशिश करिए। फटाफट स्किप करके भी आप आंसर्स दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, इसमें से आपको बताना है HCl लवण है, या NaOH लवण है, या आपका NH4OH जो है ना वो लवण है, या K2SO4 जो है ना वो लवण के श्रेणी में आता है। तो आपको आंसर्स बताना है, इसमें क्या आंसर्स होना चाहिए। आपके पास समय है 10 सेकेंड्स में तो ज़रूर दे देता हूँ आपको समय। तो इसका नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, K2SO4 जो है ना वो लवण का इसमें से उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणुओं में कितने बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन का जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन के एक अणु में 3 बंधन होते हैं, त्रिबंधन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। किसी किसी क्वेश्चंस में आपको हो सकता है मे बी कि समय जो है वो कम मिलता हो, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके लिए। इसी तरह से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आते रहूँगा। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और 80 क्वेश्चंस में आपको 40 क्वेश्चन सही मारने होते हैं, तो आप पक्का हो कि उसको आप सही ही मारोगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है कि क्या होता है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है आपका वो है CaSO3, दूसरा है MgCO3, तीसरा है आपका CaHC3 और उसके बाद है आपका NaCl। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या चला जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट जो है वो संगमरमर का रासायनिक सूत्र का नाम है। तो CaCO3 जो ऑप्शन ए नंबर जो ऑप्शन है वो चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है उसका व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा। तो आपको इसके आंसर्स बताने हैं कि किण्वन, ऑक्सीकरण, अवकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। दारू फैक्ट्री में जो है ना वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही दारू जो है बनाए जाते हैं। सामान्य भाषा में समझने के लिए फर्मेंटेशन इसे कहा जाता है। फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। अब थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी के भी हैं। तो बायो के क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप जो है ना उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हो। और उपभोक्ता का मतलब क्या है, कस्टमर जो है ना वो कौन है, इसमें से ये बताना है आपको कि उपभोक्ता कौन है। हरा पौधा तो उत्पादक करता है, नील हरित शैवाल ये भी उत्पादन ही करता है। इसके बाद जंगली जानवर जो है ना वो उपभोक्ता के रूप में नहीं है, बल्कि ये कस्टमर्स के रूप में है, क्योंकि ये क्या करते हैं वहाँ पर के जंगली पौधे को खाते हैं। और साथ में आपका जो जीव जंतु है, छोटे छोटे जीव जंतु हैं मांसाहारी, जो जैसे कि मान लीजिए बाघ, शेर इत्यादि जो है ना वो क्या करते हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो वो क्या है, इसका कस्टमर हो गए, वहाँ पर उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, उपभोग करते हैं। वो बनाते नहीं है कुछ भी, ठीक है। हरे पौधे जबकि बनाते हैं। मानव में डायलिसिस थैली किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को जो है ना वो डायलिसिस का थैली कहा जाता है, नेफ्रॉन को। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर चला जाएगा। देखिए बायो के क्वेश्चंस में मैं कुछ के आंसर्स आपको बता देता हूँ, कुछ के आंसर्स छोड़ दूंगा, आपको जो उसके आंसर्स देंगे। पुष्पी पौधे जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है, ये किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, तनों के द्वारा, फूलों के द्वारा होता है या बीज के द्वारा होता है, आपको बताना है इसके आंसर्स। तो इसके आंसर्स में आप बताइए, आपको समय दिया जाता है थोड़ा
चलो भाई 5 सेकेंड्स दे देता हूँ मैं आपको समय। तो इसके आंसर जो है वो हो जाएंगे फूलों के द्वारा, या सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, फूलों के ऊपर ही बैठते हैं वहाँ पे भंवरे और फिर दूसरे पे जाते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पर लैंगिक जन्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम पर आधारित पदार्थ है? इसमें से बताना है आपको जैव प्रक्रम के आधार पर कौन सा पदार्थ है। सूखी घास तो ये तो प्रक्रम से नहीं बनता है, पॉलीथीन बैग्स ये नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, रबड़ होगा। इसमें से रबड़ जो है ऑप्शन में आता है, जो कि पौधों से प्राप्त होता है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका चला जाएगा। कवक के पोषण की विधि। कवक जो है ना वो किस प्रकार का है? स्वपोषी है, मृतपोषी है, समभोजी है, या इनमें से कोई नहीं? तो कवक जो है ना वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है मृत जीवी का। किसी पौधा सड़ा गला रहता है या टूटा हुआ रहता है, उसके ऊपर कवक लगने लगता है। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, टोटल पॉजिटिव क्वेश्चंस मैंने 20 इसमें कराए। जीन शब्द का उत्पत्ति जो है ना वो प्रस्तुत किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेंडल चला जाएगा, क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।